हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मानव में लैंगिक जनन। तो देखते हैं मानव में लैंगिक जनन। मानव एक लिंगी जंतु है। एक लिंगी उन्हें कहते हैं जिनमें नर और मादा पृथक पृथक होते हैं। किशोरावस्था में वृद्धि की दर तेज हो जाती है तथा जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ हो जाते हैं। यौवनावस्था में जंतु जनन के योग्य हो जाता है। पुरुषों में यह अवस्था 15 से 18 वर्ष तथा स्त्रियों में यह 11 से 14 वर्ष होती है। इस अवस्था में स्त्री तथा पुरुषों के लक्षणों में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं, यानी कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों को गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। बाहरी जनन अंग मानव में प्राथमिक जननांग होते हैं, जिनके आधार पर नर व मादा में जन्म से अंतर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त वे सभी लक्षण जो नर व मादा में अंतर बताते हैं गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। पुरुषों में द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण जो कि निम्न है: चेहरे व शरीर पर अधिक बाल या रोम होना, आवाज़ का भारी होना, इसका मतलब दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, वृषण कोशों तथा शिश्न के आकार में वृद्धि होना, शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ होना, अस्थियों व पेशियों का मजबूत होना तथा कंधे चौड़े होना। ये सब द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण में आते हैं। जननांगों के पास तथा बगलों में आदि स्थानों पर रोम आ जाते हैं और ये टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन हार्मोन के प्रभाव द्वारा होता है, जिससे नर में यौवनावस्था प्रारंभ होती है। तो आपको इन हार्मोनों को नाम याद रखने हैं, जो कि है टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोजन, जो कि नर हार्मोन है। इसी प्रकार हम देखते हैं स्त्रियों के द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण जो कि निम्न है: बाह्य जननांगों व स्तनों का विकास होना, अंडोत्सर्ग व मासिक धर्म, इसे ही हम आतर्व चक्र भी कहते हैं, इसका प्रारंभ होना, श्रोणी मेखला तथा नितंब चौड़े हो जाना, स्वर मधुर, स्वर मतलब आवाज़, मधुर व तीव्र हो जाना, जननांगों बगलों आदि के आसपास रोम उग जाना, मादा में पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। देखिए, जो नर हार्मोन था उसका नाम एंड्रोजन था और मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन, तो थोड़ा ही अंतर है नाम में। तो मादा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन तथा अंडाशय के विकास का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं नर जनन तंत्र। तो नर के वे सभी अंग जो जनन में सहायक होते हैं मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कि निम्न हैं: वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियाँ, शुक्राशय, मूत्रमार्ग, शिश्न व सहायक ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले देखते हैं वृषण। पुरुषों में ये एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर शिश्न के दोनों ओर वृषण कोशों में स्थित होते हैं। तो ये इनकी स्थिति है कि ये उदर गुहा के बाहर होते हैं, शिश्न के दोनों ओर होंगे तथा वृषण कोशों में स्थित होते हैं। तो वृषण कोश थैलीनुमा रचना है, जिनका तापमान शरीर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। प्रत्येक वृषण अपने कोश से संयोजी तंतुओं के गुच्छे द्वारा जुड़ा रहता है। इस गुच्छे को गुबर्नेकुलम कहते हैं। प्रत्येक वृषण के अंदर अनेक महीन कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। इन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अधिवृषण, यह वृषण से चिपकी हुई कुंडलित नलिकाकार लंबी व चपटी संरचनाएं हैं। ये लगभग 6 मीटर लंबी रचना है जो शीर्ष काय एवं पुच्छ में बटी रहती है। इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं तथा उनमें गति उत्पन्न होती है। शुक्रवाहिनियाँ, अधिवृषण की सभी नलिकाएं मिलकर शुक्रवाहिनियाँ बनाती हैं। ये एक जोड़ी तथा लगभग 40 से 50 सेमी लंबी तथा मोटी संरचना होती हैं। इन्हीं के द्वारा शुक्राणु अधिवृषण से शुक्राशय में पहुँचते हैं। अगला है शुक्राशय। यह एक थैलीनुमा रचना है। इसी में शुक्राणु एकत्र रहते हैं। इनके द्वारा हल्का पीला एवं क्षारीय तरल स्रावित होता है। इस तरल के साथ मिलकर शुक्राणु वीर्य यानी सीमेन का निर्माण करता है। शुक्राशय से निकली महीन नलिका शुक्रवाहिनी के साथ मिलकर स्खलन नलिका का निर्माण करती है। अगला देखते हैं मूत्रमार्ग। शुक्राशय
स्खलन नलिका की सहायता से मूत्राशय में खुलता है। यहाँ उपस्थित संकरा भाग यूरिथ्रा कहलाता है। यह शिश्न के शीर्ष पर मूत्रजनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। यह शुक्राणु तथा यूरिन के उत्सर्जन का संयुक्त मार्ग है। शिश्न यह बेलनाकार पेशी रचना है जो मैथुन क्रिया में सहायक है। वृषण के समान यह भी शरीर के बाहर स्थित होता है। सहायक ग्रंथियाँ प्रोस्टेट, काउपर व पेरिनियल ग्रंथि नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियाँ हैं। तो आपको याद रखना है कि नर में 3 ही सहायक ग्रंथियाँ होती हैं जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। ये वीर निर्माण, शुक्राणुओं को पोषण तथा उन्हें जीवित रखने में सहायक होती हैं। अर्थात इन ग्रंथियों का योगदान शुक्राणुओं को जीवित रखने में व वीर का निर्माण करने में होता है। शुक्राणु मानव में शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। इसके 3 भाग होते हैं, सिर, ग्रीवा एवं मध्य भाग तथा पुच्छ। सिर, ग्रीवा एवं मध्य भाग। तब हम देखते हैं शुक्राणु की संरचना। तो सबसे पहले सिर, इस भाग में यहाँ केंद्रक होगा। इस भाग में केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। केंद्रक के ऊपर एक्रोसोम होता है जो गोल्जी के टुकड़ों से बनता है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो अंडे के आवरण को घोल देते हैं या गला देते हैं, जिससे शुक्राणु के शीर्ष में उपस्थित केंद्रक अंड सेल में प्रवेश कर जाता है। ग्रीवा एवं मध्य भाग, इसमें एक जोड़ी तारक्काएं उपस्थित होते हैं। इन दोनों तारक्काओं के नाम होते हैं समीपस्थ तारक्काएं तथा दूरस्थ तारक्काएं। इस भाग में अत्यधिक माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल क्रम में पाए जाते हैं जो शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आपको याद रखना है कि शुक्राणु गति प्राप्त करता है, वो गति के लिए जो ऊर्जा है वो उस मध्य भाग से मिलती है, जबकि गति होती है पूंछ से। जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। आगे देखिए, पूंछ मध्य भाग के अंतिम सिरे पर तंतुओं द्वारा निर्मित पूंछ होती है जिसका कार्य शुक्राणु को गति प्रदान करना है। यहाँ पर आप एक शुक्राणु का चित्र देख रहे हैं। तो हाँ, यहाँ पर आपने ये जो बीच का लगभग अंडाकार या गोलाकार संरचना है, ये शुक्राणु का केंद्रक है। इसके ऊपर ये टोपी जैसी रचना है, इसे आप एक्रोसोम कहते हैं। और इसके पास ये जो चीज़ बनाई है ये समीपस्थ तारक्काएं, और समीपस्थ तारक्काएं से ये तंतु निकले हुए हैं जिस पर सर्पिल क्रम में आप माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित हैं। और फिर ये मध्य भाग के बाद ये भाग और धीरे धीरे पतला होता चला गया है जिसे आप पूंछ कह देते हैं। तो इस तरह शुक्राणु को 3 भागों में बांटा है, शीर्ष, ये मध्य भाग, और फिर आपका मध्य भाग के बाद पूंछ, यानी मध्य भाग वहीं तक है जहाँ तक इसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं मादा जनन तंत्र। मादा के वे सभी अंग जो जनन में सहायक होते हैं मिलकर मादा जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके निम्न भाग हैं अंडाशय, अंडवाहिनियाँ, गर्भाशय, योनि, बाह्य जननांग व सहायक ग्रंथियाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडाशय। ये उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि मेखला के पीछे स्थित होते हैं। तो आपको याद रखना है कि अंडाशय जो कि मादा जनन का अंग है, ये उदर गुहा में स्थित हैं, जबकि नर जनन अंग जो वृषण थे ये उदर गुहा के बाहर स्थित थे। ये संख्या में 1 जोड़ी तथा अंडाकार होते हैं, लगभग 3 सेमी लंबे, 2 सेमी चौड़े तथा 0.8 सेमी मोटे होते हैं। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त अंडाशय द्वारा प्रोजेस्टेरोन तथा एंड्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। इसके बाद हम देखते हैं अंडवाहिनियाँ। ये कीपनुमा झालरदार रचनाएं हैं। इन्हें फैलोपियन ट्यूब या फैलोपियन रचनाएं भी कहते हैं। निषेचन इन्हीं में होता है। अंडाशय से अंडाणु निकलकर इनमें आते हैं। दोनों अंडवाहिनियाँ जुड़कर एक थैलीनुमा संरचना बनाती हैं। नेक्स्ट है गर्भाशय। दोनों अंडवाहिनियाँ इसी भाग में खुलती हैं। यह लगभग 7.5 सेमी लंबा, 5 सेमी चौड़ा तथा 3 सेमी मोटा स्थान है जो थैलेनुमा खोखला एवं उल्टा नाशपाती के आकार का होता है। भ्रूण का विकास इसी रचना में होता है। अगला है योनि। गर्भाशय का अंतिम भाग योनि कहलाता है। यह लगभग 7 से 10 सेमी लंबा नलिकाकार भाग है। यह पुरुष के लिंग का प्रवेश द्वार तथा प्रसव पश्चात शिशु के बाहर आने का मार्ग है तथा यहीं से रजोधर्म स्राव प्रारंभ होता है, यानी यह रजोधर्म स्राव का भी मार्ग है। ये मानव का मादा जनन तंत्र है।
इन सभी चित्रों को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं। बाह्य जननांग ये योनि से संबंधित सहायक जननांग हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से भग या युल्वा वल्वा VULVA वल्वा कहते हैं। इसका ऊपरी फूला भाग जनक उत्थान कहलाता है। इसमें 2 जोड़ी ओष्ठ होते हैं, इनके बीच एक प्रकोष्ठ होता है। इसके अधिकांश भाग में योनि छिद्र उपस्थित होता है। अब हम देखते हैं सहायक ग्रंथियाँ। इसमें पेरिनियल बार्थोनियल ग्रंथियाँ सम्मिलित हैं। इनसे निकला स्राव मैथुन के समय स्नेह का कार्य करता है। मासिक चक्र, इसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर रजोधर्म भी कहते हैं। यह एक चक्रीय प्रक्रम है जिसमें लगभग 28 से 30 दिन लगते हैं, जिसके द्वारा अंडाशय में अंड का निर्माण होकर वह बाहर आता है, अर्थात वह अंडवाहिनी में आ जाता है। इस क्रिया में FSH हार्मोन सहायक होता है। इसे आप हिंदी में पुटिका प्रेरक हार्मोन तथा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। FHS के प्रभाव द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है, जिसके द्वारा कार्पस ल्यूटियम का निर्माण बनता है। कार्पस ल्यूटियम को आप हिंदी में पीतपिंड कहते हैं, जो प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का स्राव करता है। यदि अंड का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति टूटकर समाप्त हो जाती है, जिससे रुधिर का स्राव होता है तथा ये कार्पस ल्यूटियम भी श्वेत पिंड में बदल जाता है। अब हम देखते हैं जनन के पद। तो इसके 3 पद हैं, युग्मक जनन, निषेचन व युग्मनज का परिवर्धन। तो युग्मक जनन का सिंपल मतलब है युग्मकों का निर्माण होना। तो आप जानते हैं कि अंडाशय में मादा युग्मक का निर्माण होगा, जिसे आप अंड या अंडाणु कहते हैं। इसी प्रकार वृषण में नर युग्मक का निर्माण होगा, जिसे आप शुक्र या शुक्राणु कहते हैं। और इस क्रिया में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। अगला देखते हैं निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों अर्थात शुक्राणु व अंडाणुओं के संयोजन को निषेचन कहते हैं। ये परिभाषा पूरी नहीं है, हमें यहाँ लिखना चाहिए था कि नर तथा मादा युग्मकों के केंद्रकों का संयोजन निषेचन कहलाता है, जिससे द्विगुणित युग्मनज अर्थात जायगोट बनता है। मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। निषेचित अंड गर्भाशय की भित्ति में रोपित हो जाता है। यह क्रिया गर्भधारण होगा। यह क्रिया गर्भधारण या गर्भाधान कहलाती है। इसी चीज़ को हम रोपण भी कहते हैं। युग्मनज जरायु या आंवल या अपरा, इंग्लिश में नाम है प्लेसेंटा, द्वारा गर्भ से जुड़ा रहता है। इसी के द्वारा यह पोषण प्राप्त करता है। अगला हम देखते हैं युग्मनज का परिवर्धन। युग्मनज एक कोशिकीय द्विगुणित रचना है, जो विदलन अर्थात क्लीवेज द्वारा बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। ये एक कोशिकीय युग्मनज का बहुकोशीय भ्रूण में परिवर्तन विदलन कहलाता है, और इसे ही हम परिवर्धन भी कहते हैं। युग्मनज में सबसे पहले मोरूला बनता है, मोरूला से फिर ब्लास्टूला बनेगा, ब्लास्टूला से गैस्ट्रूला बनेगा। ये सब अवस्थाएं आती हैं तथा भ्रूण का विकास होता है। तो अवस्थाएं सबसे पहले युग्मनज है जो कि द्विगुणित है, फिर मोरूला, फिर ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला। तो ये सारे परिवर्धन या विदलन के पद हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अब इस पार्ट के जितने चित्र हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे उन्हें कैसे बनाना है। थैंक यू।